हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो के भी देखिए। आज हम 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका सीडीपी का क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझे। इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ था आपका 16 से लेकर आपका 1 तारीख तक, उसका हम वीडियो डाल दिए हैं। ये दो को तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था। आज हम 3 का क्वेश्चन लेके आइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए इसका चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि सभी बच्चों के लिए एक समान। देखिए बाल विकास का गति आप लोग जानते हैं, इसे चारों ऑप्शन पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे कि देखिए विकास क्या होता है कि भिन्न भिन्न दर से प्रत्येक बच्चा में होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। कोई बच्चा 12 महीना में चलने लगता है तो कोई बच्चा 10 महीना में ही चलने लगता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन कर रहा है कि सभी बच्चे के लिए एक समान है। एक समान नहीं है, अलग अलग होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते। एकदम सही बात है। ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है और सभी प्रकार के बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते हैं, विभिन्न वातावरण में पलते थे। ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि बाल विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप लगा सकते हैं। यदि भी विकास सभी के लिए एक दिशात्मक नहीं होता है, अलग अलग दिशा में होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। नहीं, अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए इसका एक का आंसर 3 नंबर हो जाएगा कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो 2 तरह का गति का सिद्धांत होता है, दिशा का 2 तरह का, शरीर में 2 तरह का दिशा के सिद्धांत है। एक है आपका अधोगामी और एक है शीर्षोगामी, समझे। अधोगामी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल और शीर्षगामी को बोलते हैं सेफेलोकोडल, समझे। तो देखिए जब शरीर के मध्य यानी शरीर के केंद्र से जब बाहर की तरफ होता है, मध्य यानी मतलब केंद्र से होकर जब बाहर से होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है तो ये आपका कहलाता है अधोगामी सिद्धांत, समझे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। तो आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों के बाहर की तरफ हो रहा है तो ये आपका अधोगामी सिद्धांत है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास की, आपका तीसरा क्वेश्चन कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए खेल बोल रहा है, खेल आप लोग जानते हैं बाल्यावस्था में खेलता है। और बाल्यावस्था में कौन बाल्यावस्था, तो आपका आरंभिक बाल्यावस्था, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि निम्न में कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। तो जानते हैं परिवार क्या है, आप लोग को प्राथमिक संस्था में आता है, समझे। तो अब छांट लीजिए इसको, परिवार दिया है तो प्राथमिक हो जाएगा, यानी 1 नंबर जिसमें होगा वो ऑप्शन गलत है। देखिए पहला ऑप्शन में भी 1 नंबर दिया है, दूसरा ऑप्शन में भी 1 नंबर दिया है, तीसरा में भी 1 नंबर दिया है और चौथा में दिया है। तो देखिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश से ये चीज़ हटाएगा क्योंकि आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा में भी दिया हुआ है। और यहाँ देख लीजिए इसमें नहीं होगा, फैमिली दिया हुआ है, मीडिया, रिलीजन, उसके बाद स्कूल दिया। तो देखिए एक जो नंबर ऑप्शन जो है आपका इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है। एक कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा कि मीडिया, रिलीजन और स्कूल ये सब क्या है, द्वितीयक होता है। ऐसे भी जानते हैं परिवार, और परिवार के निकटतम सदस्य क्या होते हैं कि आपके प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। द्वितीयक समाजीकरण में कौन आते हैं आपको, तो मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया और विद्यालय। और द्वितीयक पूछ ही रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, समझे। तो यहाँ इसमें तो नहीं ऑप्शन, इसमें है 3 नंबर 2, 3, 4, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, समझे। 3 नंबर यहाँ छूट गया है, इसीलिए इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। तो आपका 4 का है, इसमें देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर की रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। देखिए क्रमबद्धता तो नहीं है, क्रम में वाला बात है नहीं। संरक्षण में तो हम लोग बड़ा छोटा चीज़ देखते हैं, उसमें तो ये चीज़ एक तरह का अनुमान हुआ। और चौथा है परिकल्पना आधारित
चिंतन ये तो आपका चौथा अवस्था में होता है, एक तरह का हम कोई समस्या समझाने के लिए कुछ बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है संक्रमण अनुमान, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक तरह का अनुमान लग रहा है जो संज्ञानात्मक विकास के तीसरा अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सकर्मक अनुमान, जो इसमें बच्चा क्या करता है, बोलता है क ग से बड़ा है, ख ग से बड़ा है, फिर ये सब करता है, तो क्या होता है आपका सकर्मक अनुमान, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 5 का 3 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में क्या करने योग्य हो जाता है। प्रतिवर्तन, जो जिसे हम लोग रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, समझे, रिवर्सिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, तो ये आप जानते होंगे कि चौथा अवस्था में होता है। अमूर्त चिंतन ये भी चौथा अवस्था में होता है। और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन ये भी क्या होता है आपका जो रीजनिंग जिसे बोलते हैं, ये भी आपका क्या होता है, चौथा अवस्था में होता है। तो बच गया आपका 1 नंबर आंसर। यही आपका रिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 1 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए आप जानते होंगे लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्था दिया था। 3 स्तर से ही क्वेश्चन है, तो पारंपरिक चरण ही कन्वेंशनल दिया हुआ है, और पारंपरिक नहीं दिया हुआ है, उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक, यानी 3 है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, आपका अपारंपरिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव गाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में किससे प्रयोग से बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की परिकल्पना करना, तो ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ निगेटिव बोल रहा है तो निगेटिव देखेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, भी सही है। तीसरा है कि अधिगम के आकलन, मानकीकृत परीक्षा आप जानते हैं निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए क्वेश्चन निगेटिव है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 8 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो सकता है। चौथा आवश्यकता है पार का, तो पार भी आपका पॉजिटिव में आता है, तो आपका 8 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि लेव गाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध करने हेतु उपयुक्त बताया था। सहकर्मी सहयोगिता सही हो सकता है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप बोल रहा है, हस्तक्षेप होना चाहिए तब सही होता था, इसीलिए 2 नंबर भी गलत हो गया। रटना भी निगेटिव होता है और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम में भी निगेटिव है, तो बच गया आपका 1 नंबर ऑप्शन, इसलिए 9 का 1 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा कठोर नियंत्रण में नहीं रखना है, और निर्देश सिर्फ अध्यापक का नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। केवल अधिगम केवल कक्षा में होता है, ये गलत बात है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार समृद्ध अनुभव लाते हैं, एकदम सही बात है। तो आपका 10 का क्या नंबर, 3 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास केवल लग गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो क्या हो गया, 10 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 11 नंबर क्वेश्चन है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ये आपका आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिसमें कहा था बुद्धि एकल इकाई नहीं है, बुद्धि कई स्वतंत्र इकाइयों में विभक्त है, समझे। आपका 11 का 2 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है, तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइपी का क्या है, उदाहरण है, समझे। यानी 12 का 3 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर को 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, यानी एक प्रकार सहयोग दे रहा है, समझे। और देखिएगा याद रखिएगा एक फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव। फॉर्मेटिंग में टीचर साथ साथ देता है, जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, समझे। लेकिन समेटिंग में वहाँ टीचर वहाँ की ग्रेडिंग वुडिंग रहता है, तो उसमें टीचर कोई साथ आपका नहीं देगा, समझे। तो यहाँ पर वही वर्ड से पकड़िएगा, कह रहा है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है तब न उसमें संशोधन सुधार करेगा। तो आप जानते हैं कि इसमें सुधार होता है फॉर्मेटिंग में, यानी रचनात्मक या उसी को हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक रखता है,
और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, समझे। यानी इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा रचनात्मक, समझे। योगात्मक होता तो उसमें डायरेक्ट अंकन मूल्यांकन ये सब जो किया जाता है, आप ग्रेडिंग दे दिए, समझे, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका योगात्मक। योगात्मक को समेटिव बोलते हैं, फॉर्मेटिव में हम फीडबैक भी देते हैं। मानकीकृत एक तराजू से सबको नाप देना होता है, यानी एक ही तरह का, मतलब उसमें चेंजिंग उंजिंग की संभावना कम रहती है, तो वह मानकीकृत होता है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का रचनात्मक हो जाएगा, यानी फॉर्मेटिव। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए उपयोग निरुत्साहित नहीं, हतोत्साहित निरुत्साहित वही चीज़ हो गया, नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को स्वीकार करना चाहिए। अगला है ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा नहीं, बोला है कि जो भाषा ज़्यादा बोलता है उसको हम स्वीकार नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति। एकदम सही बात है, जो बच्चा भाषा बोलेगा उसमें बोल सकते हैं, समझे। 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर है। चौथा है एक लक्षांश भाषा, एक लांश जैसे कि अंग्रेजी को छोड़ अन्य भाषा को उपयोग में उपेक्षा करना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सभी भाषा को मान्यता देना होगा, ये बहुभाषिता में कहा गया है। तो आपका 14 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित देखिए विषय वस्तु केंद्रित नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। समस्या समाधान पर केंद्रित ये हो सकता है। अधिकर्ता में संरचनात्मक चिंतन का विकास करना ये भी हो सकता है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, यह भी क्या है आपका सही है, यानी 2, 3, 4 सही है, समझे। देख लीजिए 2, 3, 4 किस में ऑप्शन है, इसमें भी देख लीजिए नहीं मिलेगा, आप यहाँ से देख लीजिए 2, 3, देखिए ऑप्शन कैसे कैसे गलती किया है, समझे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका इंग्लिश में चल जाइए, 2, 3, 4 यानी एक ही नंबर ऑप्शन में है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी आपका 15 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, तो पाठ्यक्रम पूरा करना ये बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में नहीं चलता, तो गलत हो गया। यह दर्शाता है कि शिक्षा ने अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का, अच्छा ये भी नहीं होगा। तीसरा है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता बनती है, हाँ ये चीज़ है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, समझे। तो शिक्षिका द्वारा किया है कार्य क्या है, समान अवसर की उपलब्धता से क्या कर रही है, वंचित कर रही है, समझे। तो ये आपका हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को समान समझने को सुनिश्चित करने प्रभावशाली होगा, तो कहाँ सबको शामिल कर रही है, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुणज विकल्प यानी इसको डिस्क कैलकुलिया बोलते हैं, समझे। इंग्लिश में इसको डिस्क कैलकुलिया बोलते हैं कि गुणज विकल्प से युधिष्ठिर छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधा, ये सब तो निगेटिव वर्ड होता है। दूसरा है विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोगता, हाँ ये सही हो सकता है। तीसरा है पाठ्यक्रम मौजूद जानकारी को ढकने करने के अतिरिक्त विषय वस्तु नहीं जोड़ना है, ये भी गलत हो गया। चौथा है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का, मानकीकृत भी निगेटिव होता है, इसीलिए इसका 17 का 2 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो स्पर्शिक लोग छू कर देख सकता है, भाई देख नहीं सकता है, छू तो सकता है, तो ये सही है। छोटी अक्षर वाली पुस्तक जब दिखाई नहीं देता पुस्तक कौन काम है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका 18 का 2 नंबर हो जाएगा। ये नहीं होगा दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, यानी वो देखता भी हो पढ़ता भी हो, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें भी, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी 18 का 2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करानी चाहिए। एकदम सही बात है, भाषा शिक्षण में एक अध्यापक को लिखित साथ साथ मतलब श्रवण पुस्तक, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई श्रव बाधित बच्चा होगा तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगला है प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे कि पठन विकारों को जूते, एकदम सही बात है, यानी दोनों क्या है सही है और व्याख्या भी कर रहा है, समझे कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, समझे। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक सृजनात्मक
बालक में निम्न में कौन सा गुण मौजूद होते हैं? तो अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी नहीं होता है, तो 2 नंबर गलत हो गया। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, ये भी सही है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी सही है। यानी आपका 1 3 4 देख लीजिए, 1 3 4 कहाँ है? 1 3 4 यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका तीनों में दिया हुआ है, सिर्फ 3 में आपका 1 3 4 दिया, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। आपका क्या नंबर का? 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एकदम सही बात है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित, एकदम सही बात है। यहाँ मूल्यांकन की बात कर रहा है, यहाँ भी एक तरह का पेपर पेंसिल, एक तरह का मूल्यांकन, एक दूसरे से दोनों को रिलेट है। व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, समझ गए? तो इसका 21 का 1 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण दे रही है। आप जानते हैं निगमन विधि में पहले क्या चलता है, आप सूत्र से कहाँ चलते हैं, आप लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहले उदाहरण दे रहा है और आगमन विधि में पहले उदाहरण, तब हम लोग नियम की तरफ बोलते हैं, इसलिए इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे? यानी 22 का 2 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा निगमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं की कठोर अटल नियम का निदान, ये निगेटिव है, नियम ये सब अटल, ये सब फिक्स नियम गलत हो जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत, भी निगेटिव है। मापदंड का पालन न करने में भ्रष्टता, ये भी नहीं है। लेकिन चौथा आपका है कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, ये सही हो सकता है। पूछेंगे कई बजे आप लोग आ सकते हैं क्या ये सब डिजिटल? तो 24 का आपका क्या, 23 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 24 नंबर है कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है कि जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद से भी सीखता है, घर में सीखेगा, कक्षा में सीखेगा, यानी 24 का 1 2 3 4 यानी 3 नंबर ऑप्शन 24 का हो जाएगा, समझे? 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो मुद्दे पर चर्चा का सुसाध करना और छात्रों को चर्चा भाग में प्रोत्साहित करें, सही बात है। समस्या को हल करने, छात्रों में विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अब देखिए समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण समय पता, ये भी सही है। चौथा जो है कि हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, ये क्या हो जाएगा? कि प्रभावशाली नहीं होगा, समझे? यानी आपका 25 का क्या नंबर आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। नहीं, निगेटिव पूछ रहा है इसलिए चौथा निगेटिव है, तो 25 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का भी लक्षण है? पहला है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, सक्रिय न होता है। पाठ्य पुस्तक को याद करने भी निगेटिव हो गया। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, ये भी गलत है। चौथा बच गया ऑप्शन कि कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग नवीन ज्ञान सीखने में करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी आपका 26 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए? सॉरी, 26 का 4 नंबर हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान के करते हैं, तो 26 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो वाला है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है, तो क्या है आपके? सही बात है। अवरोधक मतलब निगेटिव पूछ रहा है, अधिगम करता हुआ त्रुटि करना लज्जाजनक, हाँ लज्जाजनक के क्या हो गया? गलती करना गलत बात नहीं है, ये हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग है, इसीलिए क्या हो गया? नेगेटिव है, ये आंसर हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम करता है कि संकलात्मक समझ में अंतराले की जानकारी देता है, समझे? ये भी सही बात है। चौथा अधिगम करता है और डांट के वजह से बिना त्रुटि करने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 27 का 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बाह विप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह मतलब कि जो हम चॉकलेट टॉफी सब देते हैं, समझे? तो करा कि अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, तो सही बात है। ये आपका किसका है? तो ये आंतरिक का है। दूसरा है आपका कि नगद पुरस्कार पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। यहाँ पुरस्कार का बात आ गया। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए बड़े नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, तो ये भी क्या? अपने सर्टिफिकेशन के लिए, समझे? और चौथा है आपका कि अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है, तो ये भी क्या? अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि के लिए, तो क्या होगा? आपका 2 नंबर आंसर बाह का हो जाएगा, यानी 28 का 2 नंबर हो गया।
29 नंबर है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है या निम्नलिखित में किस प्रकार से संबंध को दर्शाता है। तो ये आपका क्या है, संज्ञान और संवेग, यानी संवेग आपका ठीक नहीं, गुस्सा में रहिएगा तो पर कहाँ से पाइएगा। तो क्या है आपका आंसर, क्या हो जाएगा 29 का 2 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुक्त डैश हो, तो वो क्या होगा कि यह आपका होगा स्वनिर्देशित होगा, तो और क्या होगा, सार्थक और प्रभावशाली होगा। ये 30 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। शिक्षक के अंदर निगेटिव होता है सहपाठी द्वारा जो लिखा हुआ है, सहपाठी द्वारा निर्देशित, ये भी नहीं, अपना स्वनिर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक तक नहीं जानवे करते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। समझे, थैंक यू।